दिनों आपका जो फेसबुक पोस्ट देखने पे पता चलता है कि आप प्रशांत किशोर जी को अधिकतर सपोर्ट करते हैं, तो उसका रीज़न क्या है? ये चीज़ जो जानना चाहता है। बहुत अच्छा सवाल किया शुभम आपने। और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, दो तीन चीज़ मैं चाहता हूं कि लोग इसको समझें। वास्तविक प्रजातंत्र क्या है, अभी जो प्रजातंत्र के नाम पर क्या हो रहा है, वास्तविक प्रतिनिधि कौन हो सकता है और अभी जो हमारा प्रतिनिधि है वो कैसा है, इस पर थोड़ा सा अगर आंख साफ हो। अभी लोग समझते हैं कि यही प्रजातंत्र है। ये प्रजातंत्र नहीं है। इस राजनीतिक प्रणाली में आप खड़े नहीं हो सकते अभी, जब तक कि आपके पास अकूत धन न हो, या आप बाहुबली न हो, या आप कुछ विशेष न हो, तब तक आपका राजनीति में जाना संभव नहीं है। हो सकता है आपके भीतर देश को ठीक करने का आइडिया भूत हो, आपके भीतर समर्पण हो, आपके भीतर निष्ठा हो, लेकिन आप सब कुछ के होते हुए भी नहीं जा सकेंगे, क्योंकि इस राजनीति में धन एक अनिवार्य शर्त हो गया है। अब उस धन के बल पर जो आदमी राजनीति करने जाएगा वो सेवा भावना से नहीं जाएगा। दूसरी बात है कि इतनी जो पार्टियां बनी हुई हैं वो सब पार्टियां एक राजतंत्र है। एक जैसे इलाका होता था दरभंगा महाराज, अमुक जगह का नरेश, अमामा महाराज, वो सब एक एक जगह के महाराज हैं। वो महाराज जिसको टिकट देंगे वही फिर प्रतिनिधि होगा। ये नहीं कि आप जिसको चाह रहे हैं, जनता जिसको चाह रही है वो प्रतिनिधि नहीं होगा। वो जिसको चाह रहे हैं, तो ये राजतंत्र हो गया, पार्टी तंत्र हो गया, जनतंत्र नहीं हुआ। अब जनतंत्र कैसे हो सकता है, इस पर मेरा मौलिक चिंतन है। मैं चाहता हूँ गांव के युवा और आप हैं, कुछ लोग बैठे हैं, तो मैं बताऊं कि वास्तविक चुनाव प्रणाली किस तरह से हो सकती है जिसमें एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, और वास्तविक आदमी चुनाव में जीतेगा और जाएगा। वो कैसी प्रणाली हो सकती है, उसमें आमूल चामूल परिवर्तन होगा। वो क्या पद्धति है, एक दिन हम चाहेंगे कि इस पर विचार हो। मैं बोर्ड पे समझा सकता हूँ कि कैसी प्रणाली इस देश को चाहिए, और वो डिस्कशन हो, देश के लोग, देश के युवा वर्ग के लोग उस पर चर्चा करें और रास्ता निकालें। इस पद्धति में, इस चुनाव प्रणाली में जो भी जाएगा वो सच्चा जनप्रतिनिधि नहीं हो पाएगा। उसको पैसा चाहिए, और जहाँ से पैसा आएगा उसके प्रति वफादारी होगी। निश्चय ही जहाँ से वोट आएगा उसके प्रति भी होनी चाहिए। और प्रशांत किशोर की ये विशेषता है कि प्रशांत किशोर पहली बार नीचे से जमीन तैयार करें। मेरी कल्पना का कुछ अंश उसमें दिखाई पड़ता, और किसी पार्टी में नहीं, एक भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि नीचे से शक्ति, जैसे ग्राम सरकार की मेरी कल्पना है कि गांव में उसको पावर हो, और 5 स्तरीय सरकार हो जिसमें एक ग्राम सरकार हो, और ग्राम सरकार की समस्या उसके पास सारी शक्तियां निहित हों, और रिकॉल का सिस्टम हो। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं 6 महीने तक, तो आपको वापस कर लिया जा सकता है, फिर दूसरे जो हैं उनको भेजा जा सकता है। वो पद्धति हम सब अलग से बताएंगे कि कैसी पद्धति हो सकती है कि हमारा प्रतिनिधि काम नहीं कर। अभी आपका जो विधायक है, अभी जो आपका एमपी है, कभी आपने हमने सूरत भी नहीं देखी है, कभी आपके यहाँ आता नहीं, कभी आपका कोई काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी बार बार वही एमपी जीत जाता है। तो इस तरह से जो हो रहा है उसको प्रशांत किशोर ने नहीं अपनाया। प्रशांत किशोर ने नीचे से उन युवाओं को चुनने की कोशिश की जिनको कि लोग चाह रहे हैं, जो जनता का काम करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने विटा दिया कि 75% हम टिकट उनको देंगे जो किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आता है। अब ये बड़ी बात है, लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले को ही देते हैं। वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं हो, ऐसे युवाओं को हम टिकट देंगे। उसमें हम महिलाओं का इतनी प्रतिशत भागीदारी रखेंगे। महिलाओं का की प्रतिशत कोई भी आदमी उतना नहीं देता है, उस तरह से भागीदारी महिलाओं को नहीं देता है। इस तरह से जो जन जन की समस्याओं की, ये तो उनके चुनाव में टिकट देने की बात हुई, लेकिन उन्होंने जो मुद्दा उठाया, आज आप देखिए कि रजिस्ट्री फीस कितनी अधिक बढ़ गई है। जब से शराब बंदी हुई है, शराब की आमदनी बंद हुई है, तो वो सब आमदनी रजिस्ट्री में, आज रजिस्ट्री करना कितना कठिन हो गया। रजिस्ट्री फीस आप कोर्ट जाकर देखिए, रजिस्ट्री ऑफिस में पूछिए कि 1 बीघा रजिस्ट्री करने में कितना खर्च हो जाता है।
रजिस्ट्री फीस बढ़ गई, कई तरह के ऑल टैक्स लद गए लोगों पर और लोग तबाह हो रहे हैं। और शराब जिस तरह से चल रही थी उसी तरह से चल रही है। तो शराब भी नहीं रुकी और शराब से जो आमदनी आती थी वो रुक गई। इसीलिए प्रशांत किशोर ने कहा कि हम शराब खोल देंगे और उसकी जो आमदनी आएगी, कितना करोड़, 8 अरब करोड़ या जो भी है, वो रुपया हम शिक्षा में लगाएंगे। अब ये बड़ी बात है कि शिक्षा के माध्यम से ही शराब बंदी हो सकती है। ज्यों ज्यों आदमी शिक्षित होंगे, समझदार होंगे, समझेंगे, त्यों त्यों वो शराब से दूर होंगे। तो शराब दूर करने का पावर शासन में नहीं है, शराब दूर करने की शक्ति समझ में है, विद्या में है, हुनर में है, अनुभव में है। तो वो एक तो ये पद्धति। दूसरी बात, हमारे यहाँ का जो पलायन है, आप देखिए कि आपके गांव में मजदूर नहीं मिलता, आपके गांव के सैकड़ों मजदूर दूसरी जगह काम करते हैं। आपके गांव में कितनी समस्या है, कारीगर जो हैं, कारीगर इस गांव में हैं, मजदूर इस गांव में, सब कुछ है, लेकिन आपका काम नहीं हो रहा है। उनके साथ भी मजबूरी है कि उनको काम नहीं मिलता है। तो यहाँ के लोग बाहर ना जाएं, कम से कम 10-15 हज़ार के बीच का महीना की व्यवस्था हम उनको कर सकें, इस तरह की उनकी योजना है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। पलायन रोकने, बल्कि इस पलायन जो दुर्भाग्य है बिहार का, उसको गौरव करते हैं कि हमारे बिहार के लोगों की इतनी पूछ हो रही है, वहाँ जा रहा है। अरे तुम किसको बरकला रहे हो? कौन अपना घर छोड़ के जाना चाहता है? कौन माता पिता से और पति पत्नी और बाल बच्चों से दूर रहना चाहता है? सब उसके बीच रहना चाहता है। और यहाँ पति कहाँ है और यहाँ उसकी पत्नी का क्या हाल हो रहा है, ये सब क्या हम लोगों की नज़र के सामने नहीं है? तो उसको आप गौरवान्वित मत कीजिए। इन्होंने ये किया और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो अभी 400 रुपये का मिल रहा है वृद्धा पेंशन, ये इसका कोई मतलब नहीं, 400 रुपया से क्या होगा। तो हम कम से कम 2000 रुपया हर 60 वर्ष वाले को देंगे। ये भी एक नई बात है। और कहीं जनता इससे प्रभावित होकर इनके पक्ष में वोट नहीं दे जाए, इसलिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार सब घूम रहे हैं कि हम ये देंगे वो देंगे। अरे तुम देते इतने साल से दे क्यों नहीं रहे थे? अब तो उनकी देखा देखिए, उनको परास्त करने के लिए तुम देना चाहते हो, तो ये ठीक नहीं है। इस तरह से कई दृष्टियों से शिक्षा में हम गुणात्मक परिवर्तन लाएंगे। शिक्षा तो ध्वस्त हो गई है। शिक्षा आप देखिए, अपने स्कूल कॉलेज बच्चों की पढ़ाई का कितनी गिरावट हो गई है। कहीं अच्छे शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। वो शिक्षक हैं तो अभी एक अधिकारी ठीक ठाक आए तो केवल उपस्थिति दर्ज कर दी। शिक्षकों की उपस्थिति तो है लेकिन पढ़ाई तो नहीं है, पढ़ाई तो नहीं चालू हो गई। तो ये सब चीज़ दुरुस्त करना, ये कई चीज़ें हैं जो जेन्युइन और बताते हैं कि हम कैसे करेंगे, हमारा पैसा कहाँ से आएगा, ये सब उनके पास कैलकुलेशन है। तो इस तरह से जब एक आदमी उठ रहा है तब हम किस लोभ लाभ में, एक व्यापक सामूहिक हित जिसमें है वो देखना चाहिए। और व्यापक सामूहिक हित अभी हमको लगता है कि प्रशांत किशोर के हाथों है। और वो जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से बुद्धिजीवी लोग और युवा लोग उनका समर्थन दे रहे हैं, संभावना है और हम मनाते हैं कि वो अगली सरकार वो बनावें और बिहार का कायाकल्प हो। मौका लगे तो आपको यदि टिकट मिले तो आप चुनाव लड़िएगा? नहीं, मेरा जो सिद्धांत है उसी सिद्धांत के अनुसार मैं काम करता हूँ। जैसे मैं 3 ही समस्या देश की जानता हूँ कि सबसे बड़ी समस्या ये है। राजनीति एक समस्या है, बीमार राजनीति है, वो बीमार राजनीति खा रही है। उसके अधीन शिक्षा है, शिक्षा बीमार है, वो खा रही है। और तीसरी चीज़ है जनसंख्या। जनसंख्या का जो विस्फोट है, जब तक नियंत्रित नहीं होगा तब तक देश की समस्या हल नहीं होगी। अनंत एक दिन हम जनसंख्या पर भी बात करेंगे कि जनसंख्या से कितना अहित हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है लोगों का, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, किस तरह से विकास अवरुद्ध हुआ है जनसंख्या के कारण। तो मैं जनसंख्या के खिलाफ हूँ। तो मैंने उदाहरण पेश किया कि एक ही संतान पैदा किया, 2 नहीं। अब मेरी ये विधारणा है कि 70 के बाद सक्रिय राजनीति में नहीं जाना चाहिए आदमी को जी। उसके बाद रेस्ट आप मार्गदर्शन कीजिए ना, बच्चों को बढ़ाइए, युवाओं को बढ़ाइए। अब 70 के हो गए, 75 के हो गए, 80 के हो गए और मरने तक गद्दी छोड़ नहीं रहे हैं। मैं 70 पार कर गया हूँ और अपने ही सिद्धांत के अनुसार मैं सक्रिय राजनीति में नहीं जा सकता। मुझे टिकट मिले तो भी मैं नहीं नकार दूंगा। इस तरह का कोई भी सक्रिय दायित्व ये निभाने की उम्र नहीं है। ये भगवत भजन और प्रेम से जीने और रहने की उम्र है। बच्चों के साथ हंसने खेलने की उम्र है।
उनका मार्गदर्शन करने की उम्र है, पढ़ने पढ़ाने लिखने की उम्र है, न कि दौड़ धूप करने की उम्र है। तो इस अवस्था में हम सैद्धांतिक रूप से और व्यावहारिक रूप से भी चाहते हैं कि 70 के बाद लोगों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए।